हेलो बच्चों, तो अगर आप अपने आयु के मॉक्स में आपके मार्क्स 20, 30, 35 के बीच स्टक होकर रह गए तो आप बचे हुए लास्ट 10 डेज में किस तरह से अपनी प्लानिंग करें, किन चीजों को आपको ज्यादा फोकस करना है, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए जिससे आप इजिली 40 प्लस मार्क्स की जो ग्रीन लाइन है, जो सक्सेस लाइन है, उसको आसानी से क्लियर कर पाए। तो बच्चों आज पूरी स्ट्रेटजी के साथ आए, हम लोग सारी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि पेपर के लास्ट 3 डेज में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सारी चीजों को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बहुत सारे बच्चों का ये कहना रहता है कि सर हम मार्क आईक्यूएम के बहुत सारे पेपर्स दे रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं, पीडीसी भी टेस्ट हमने आपके सारे दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि सर मार्क्स हमारे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। हमारे 25 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 28 आते हैं, कभी 38 भी आते हैं, लेकिन जो आप लोग बोलते हैं सर 40 प्लस मार्क्स अगर मुझे अचीव करना हो, क्योंकि अगर इन केस कट ऑफ 40 की नियर अबाउट जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उस ग्रीन लाइन को क्रॉस ना कर पाए। तो हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो बच्चों अगर आपके 25 से 35 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसको कैसे 40 प्लस मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले फाइनल स्ट्रेटजी है कि अब आपको नई चीजें पढ़ने की जरूरत बच्चों नहीं है। डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, क्योंकि आईक्यूएम में आप 40 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए 100% टॉपिक पर मास्टर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आईक्यूएम में यार परफेक्ट स्कोर वाला एग्जाम नहीं है। आप लिमिटेड टॉपिक की अच्छी नॉलेज रखें, बाकी बेसिक जो और बचे हुए टॉपिक अगर उसकी बेसिक नॉलेज भी रखते हैं तो भी आप इजीली 40 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। इन बचे हुए टाइम में बस आपको अपना क्या काम करना है, आपको अपने मिस्टेक्स को प्रॉपरली एनालाइज करना है, किस टाइप की आप मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपके पास जो नॉलेज है उसी नॉलेज के थ्रू आप 45 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग द सिली मिस्टेक, बाय अवॉइडिंग द टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक। यानी कई बार होता है कि हम किसी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उस हार्ड क्वेश्चन को करने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि हमने जो सिलेक्शन था क्वेश्चन को गलत सिलेक्शन ले लिया और कुछ एवरेज मार्क्स वाले क्वेश्चन थे जिनको हम आसानी से कर सकते थे, बट ड्यू टू हमारा गलत मैनेजमेंट, गलत सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, हम टाइम को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए और हम उस बेसिक लेवल के क्वेश्चन को भी एग्जाम में हमको छोड़ के आना पड़ता है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार ये है कि आपको अपनी मिस्टेक्स की प्रॉपर एनालिसिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर हम आपसे ये नहीं कहेंगे आपको 40 प्लस मार्क्स अगर गेन करना है तो आपको कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने, कुछ नई चीजों की मास्टरी करनी, क्योंकि उतना टाइम अब आपके पास नहीं बचा है। तो आप इन बचे हुए 10 डेज में क्या करेंगे, आपको अपने जो मार्क्स आपके डिडक्ट हुए हैं बस उनकी रिकवरी करनी है और क्वेश्चंस का स्मार्ट सिलेक्शन, क्वेश्चंस का स्मार्ट सिलेक्शन कि आपको जो फैमिलियर क्वेश्चन लग रहे हैं, जब आप पेपर देने जाएंगे 3 घंटे का पेपर होगा तो स्टार्टिंग ये 5 से 10 मिनट आपको टाइम जरूर इन्वेस्ट करना है क्वेश्चन के सिलेक्शन में कि कौन कौन से क्वेश्चन फैमिलियर हैं जिनका फर्स्ट 90 मिनट्स के टाइम्स में अच्छे से पहले ट्राई करेंगे। तो स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है 40 प्लस मार्क्स गेन करने के लिए। और जो मिस्टेक आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो वो रिपीटेटिव मिस्टेक्स को आपको मिनिमाइज करना है। तो अगर आप इन पॉइंट्स के थ्रू चलेंगे तो आप इजीली, जो अब बच्चे हमारे 20 से 35 मार्क्स वाले रीजन में आ रहे हैं, जो बच्चे अभी इस रेंज में आ रहे हैं वो इजीली कन्वर्ट होकर 40 प्लस तक पहुंच जाएंगे और अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। क्योंकि आज जो आप वीडियो देख रहे हैं तो एग्जैक्टली 9 डेज बाद आपको आईक्यूएम के एग्जाम में बैठना है। तो आपका मिशन कुछ ऐसा होना चाहिए। तो जैसा अब इस मिशन को आप अचीव कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर बोलूंगा कि आपको स्टॉप करना है चेजिंग न्यू टॉपिक्स, है ना। कोई रैंडम थ्योरी नहीं पढ़ना कि हम कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ रहे हैं और हमने बस पार्टीशन समझना चालू कर लिया, बेल नंबर क्या होता है उस पर काम करने लगे। गेम थ्योरी का यार एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन कई बार हम गेम थ्योरी को लेकर बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यार हमें गेम थ्योरी की मास्टरी करनी है। तो भाई ये चीजें मास्टरी करने का टाइम अब नहीं है। अब ये है टाइम कि जिन चीजों को आपने पहले से मास्टर कर रखा है उस पर ही हम और ज्यादा प्रॉपर तरह से वर्क करें, उसमें अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करें तो हम इजीली 40 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना, अपनी मिस्टेक की एनालिसिस, आपको अपनी मिस्टेक्स की एक तरह से एक नोटबुक बनानी है और आपको अपनी मिस्टेक को 3 पार्ट में कैटेगराइज करना है। मिस्टेक नंबर ए, ये वो मिस्टेक होगी जिसमें कॉन्सेप्ट से फैमिलियर थे, कॉन्सेप्ट जानते थे आप, लेकिन आपसे मिस्टेक किस टाइप की हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या फिर आपने सिली मिस्टेक कर दी। कैलकुलेशन एरर हो जाए या फिर कोई सिली मिस्टेक हो गई, ये टाइप ए मिस्टेक हो गई। टाइप बी मिस्टेक कौन सी है कि अप्रोच नोन थी लेकिन अप्रोच जानने के बाद भी हम क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाए, दिस इज टाइप बी। एंड द टाइप सी मिस्टेक इज व्हाट,
टाइप सी मिस्टेक वो है कि जिसमें आपको कॉन्सेप्ट से ही यूज टू नहीं थे, आपको आइडिया ही नहीं था कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना था, इसमें हमें पिजन होल प्रिंसिपल लगाना था, या फिर इसमें हमें एक तरह से रिकरेंस जनरेट करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर हमें आइडिया ही नहीं है तो फिर तो यार इसमें मास्टर, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की नॉलेज में कमी है। लेकिन ये दो मिस्टेक ऐसी हैं जिन पर हम वर्क करें और इनको अगर हम मिनिमाइज करें तो हम अपने टोटल को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी भी क्या होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो हम पहली दो टाइप की मिस्टेक्स हैं, पहली दो टाइप की कौन सी, जिसमें हम कॉन्सेप्ट से फैमिलियर थे, जैसे हम सिली मिस्टेक कर दिया, या फिर हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को लंबा खींच दिया, कैलकुलेशन एरर हो गई, या फिर हम क्वेश्चन को अप्रोच जानने के बाद भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इन दो टाइप की मिस्टेक्स पर हमें प्रॉपर काम करने की जरूरत है। इसको हमें एग्जाम टाइम में और मिनिमाइज करना है जिससे हम इजिली अपने टारगेट को अचीव कर पाए। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों कि फोकस ऑन दीज 4 कोर एरियाज। ये जो 4 कोर एरिया ओलंपियाड के पिलर है, मैथ्स ओलंपियाड के पिलर्स क्या क्या है भाई, नंबर थ्योरी, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेटोरिक। इन बचे हुए 10 डेज में बच्चों आपको क्या करना है, तो जो आपने जो ये टॉपिक पढ़े, जो पहले से मास्टरी की, जितना भी आपके पास नॉलेज है, उनमें आपको क्या काम करना है कि हर टॉपिक के आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए होंगे जो एक रिजल्ट्स होते हैं। जैसे नंबर थ्योरी की बात करें, फॉर्मेट डिटेल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, सीआरटी किस सिचुएशन में यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है, इनवर्स मॉडुलस में कैसे लेते हैं, रिमाइंडर प्रॉब्लम्स क्या होती है, डाइफेंटाइन में कैसे यूज करते हैं, है ना। और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी जो ऑर्डर रिलेशन लेके हम नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें सारे परमुटेशन लेने होते हैं। तो इस तरह के सारे पॉइंट टूल किट आप अपने जो हैं उन सभी चीजों को रिवाइज करेंगे। और एक बात ध्यान रहे कि सिर्फ थ्योरी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, यहां पर थ्योरी को रिवाइज करना है थ्रू 3 to 5 ग्रेडेड इलस्ट्रेशंस। जो क्वालिटी प्रॉब्लम है, थ्योरी तो आपको पढ़नी है, लेकिन थ्योरी ही नहीं पढ़नी है, थ्योरी के साथ थ्योरी को किसके थ्रू पढ़ना है, क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और कुछ स्टैंडर्ड पीवाईक्यूज हैं उनको भी आपको रिविजिट करना है। जो आपको लगता ना कि कई बार हम लोग क्लास में इलस्ट्रेशन लेते हैं या फिर आपको पीवाईक्यू ट्राई करने को भी बोलते हैं, तो जो आपको लगता है यार इसमें तो एक अलग हटकर बात थी, ये तो बहुत अच्छा क्वालिटी प्रॉब्लम्स है, तो उन सारी स्टार मार्क प्रॉब्लम को आपको भी रिवाइज करना है, उनको एक बार रीअटेम्प्ट कर लेना उन सारी चीजों को। और करने के बाद जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पर मिस्टेक की एनालिसिस, जैसा पीवाईक्यू को कर रहे थे, आपने पहले किया हुआ था, लेकिन जब आप दोबारा कर रहे हैं तो आप दोबारा मिस्टेक अगर होती है तो ये किस टाइप की मिस्टेक है, पहले किस टाइप की मिस्टेक हो रही थी, पहले हमसे ये क्यों क्लिक नहीं किया, और आज जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तब हम किस टाइप की एरर कर रहे हैं। तो इन सारी मिस्टेक्स को हमें एक तरह से नोटबुक में नोट करना है और इन सारी चीजों को हमें मिनिमाइज करना है ना। और हमें किसी भी लो वेटेज वाले टॉपिक पर बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने बोला कि भाई हम कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं गेम थ्योरी का याद आ रहा है, हमें ग्राफ थ्योरी भी याद आ रही है। भाई ग्राफ थ्योरी कहाँ आती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, अभी पिछले 15 सालों में जो IUCAM का जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम है, कितने क्वेश्चन ग्राफ थ्योरी के आए हैं, कितने क्वेश्चन गेम थ्योरी के, एक ही क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया है ना। अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है, उससे ऊपर लेवल पर कॉम्बी पढ़ रखा है, मोनोवेरिएंट पढ़ रखा है, गेम थ्योरी पढ़ रखा है, तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है और वो इस समय उस पर मास्टर करने का सोच रहा है, तो मैं तो बोलूंगा ये गलत स्ट्रेटजी है ना। उसके बजाय आप पहले से आपने जिन चीजों पर मास्टरी कर रखी है उनकी प्रैक्टिस और अच्छे से कर ले और उसमें मिस्टेक्स को मिनिमाइज करें, डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है कि भाई अगर आप मिस्टेक्स को एनालाइज करने के साथ अगर आप बचे हुए टाइम में 3 to 4 फुल लेंथ पेपर एग्जाम कंडीशन में दें। इंपॉर्टेंट बात यार, एग्जाम कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर जब बच्चे पीडीसी में आए, स्टार्टिंग में कुछ बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम भी आ रहे थे, लेकिन जब एक हैबिट पड़ती है कि हम एग्जाम कंडीशन के अंदर में देयर इज समवन हु इज वाचिंग यू, हु इज मॉनिटरिंग यू, आपके हर एक्टिविटी को नोटिस कर रहा है, देख रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप अलर्ट मोड में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा फोकस होकर करते हैं। तो वैसा ही इन्वायरमेंट आप अपने घर में बनाने के लिए ट्राई कीजिए। 180 मिनट सिंगल सिटिंग, यानी अगर आपको पानी भी पीना ना तो उसका बोतल आपको अपनी आपके टेबल पर रखनी, उसके लिए भी उठने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इस लेवल से जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एग्जैक्टली वही फील आएगी जो आपको IUCAM में 6 सितंबर को होने वाली है। और जब आप वो 3 से 4 पूरा मॉक टेस्ट दे देंगे, उसके बाद हर पेपर के एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कितनी ऐसी मिस्टेक थी जो बहुत ही सिली थी, है ना, ड्यू टू नॉट गुड सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, आपने कितना टाइम मैनेजमेंट गलत तरह से यूज किया है,
कहाँ टाइम हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए, इस वजह से हमारी कुछ प्रॉब्लम छूट गई है, और कहीं पर हमको कॉन्सेप्ट की हवा नहीं लगी, कहीं ना कहीं कहाँ पर हमारा नॉलेज लैक कर रहा है, उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है, कहाँ पर हमें और ज़्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी बढ़ानी है, कहाँ पर हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि किस गलत क्वेश्चन की वजह से हमारा कितना ज़्यादा टाइम का लॉस होगा, जिससे हम एवरेज क्वेश्चन को भी हम उतना टाइम नहीं दे पाए। अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता तो एवरेज डिफिकल्टी का क्वेश्चन वो हमसे सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। तो भाई इमोशनल टच जरूरी नहीं है, किसी हार्ड क्वेश्चन में कोई इमोशनल टच नहीं है कि यार अगर मान लिया कि कोई रिकरेंस की प्रॉब्लम आ गई है तो भाई हमें करनी ही करनी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें ऐसे मिलेंगे जिसमें आसानी से आप 40+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई अपने टारगेट को अचीव करने के चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है बेटा, स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा हथियार है भाई, कि हमने अगर क्वेश्चन सिलेक्शन को गलत तरह से किया, गलत तरह से करने से भाई मार्क्स, भाई जो आपके 45 48 मार्क्स आ सकते थे, भाई गलत सिलेक्शन की वजह से भाई 45 और 48 वाले मार्क्स वो 30 और 35 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने अगर क्वेश्चन का सिलेक्शन सही कर लिया तो स्टार्टिंग में मैंने कहा ना कि पहले के 90 मिनट, स्टार्टिंग के पेपर 3 घंटे के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करना, फर्स्ट 90 मिनट एंड द नेक्स्ट 90 मिनट। पहले 90 मिनट में आपको उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना जहां पर आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक फैमिलियर है और इस तरह की प्रैक्टिस हमने पहले कर रखी है, और इसमें अगर हम क्वेश्चन में टाइम दे रहे हैं तो हमसे आसानी से बन रहा है। तो पहले 90 मिनट वो अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट 90 मिनट के 2 पार्ट फिर से कर देने हैं। जैसे पहले 45 मिनट में आप उन क्वेश्चंस को करेंगे जहां पे आपको लग रहा था ये लेंदी है, तो कैलकुलेशन लेंदी जा सकती थी, है ना, तो उनको भी थोड़ा फोकस होकर करना है। और लास्ट के जो मिनट बचते हैं 45 मिनट, उसमें आप उनको जरूर अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि एक बात ये भी ध्यान रखें कि आईक्यूएम के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। और मैं ये भी बात ऐड करना चाहूंगा कि जो 3 से 4 आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं, बेटर ये रहेगा कि आप उनको प्रॉपर ओएमआर पर ही फिल करें, क्योंकि कई बार ये भी सुनने में आता है कि बच्चे क्वेश्चन तो सही अटेम्प्ट करके आए, लेकिन एक क्वेश्चन शायद बीच में स्किप हो गया, और उसी सीक्वेंस में बच्चे जब ओएमआर फिल कर रहे थे तो लाइन से 3-4 क्वेश्चन के आंसर ही गलत टिक हो गए। तो भाई इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि आपका क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट किया, प्रॉपर आंसर भी निकाला, बट ड्यू टू रॉन्ग फिलिंग आपने ओएमआर में गलत फिलिंग कर दिया। तो ये भी मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अप्रोच मतलब आपको, मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन उतना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें क्लियर कट अप्रोच मिल रही है उसको तो सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। जिनसे फैमिलियर है, जो लग रहा है कि भाई टाइम भी प्रॉपर ठीक ठीक टाइम में हो जाएगा, उनको ध्यान देना है। लेकिन जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं यार लग रहा है ना कि गेम थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, हमने उसमें ज्यादा काम ही नहीं किया है, या फिर किसी किसी बच्चे का कॉम्बी वीक है कि सर कॉम्बी तो बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था, तो आप लोगों ने जो जो पढ़ाया है वो हमने कवर कर लिया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, और कॉम्बी में कॉम्बिनेटोरियल ज्योमेट्री का बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया। तो भाई जिसमें कॉन्सेप्ट की हवा भी नहीं लग रही है, तो उसको पहले राउंड में तो आपको छोड़ना ही है, पहले राउंड में छोड़ना ही है ना। जो लास्ट के 45 मिनट बचते हैं उस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं आप किस किस तरह किस लेवल तक पहुंच रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है, उसको आपको टिक करना है। ध्यान रहे आईक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर देना इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है ना। और जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें लग रहा था कि यार टाइम लग रहा है, मतलब टाइम लगेगा, तो उस पर वापस लौट कर भी आना है। आपको कंसेप्ट आता था लेकिन लग रहा था लेंदी है या थोड़ा बहुत डाउटफुल थे, तो उनका वापस लौट करना है, उन बचे हुए 45 मिनट में उनको रीअटेम्प्ट करना है। कोई पुराना क्वेश्चन जैसा आप बना रहे थे, जैसे कोई कॉम्बी का क्वेश्चन था, आपने पहले 90 मिनट में जो किया था लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट था, तो इन बचे हुए 45 मिनट में उन क्वेश्चन में भी ध्यान दे देना है कि कहीं कोई उसमें केस स्किप तो नहीं हो गया, कहीं कोई लॉस ऑफ जनरलिटी की वजह से हमारा कुछ आंसर, कहीं हमने जब ऑर्डर रिलेशन लगाया तो क्या हमने उसके सारे परमुटेशन इंक्लूड किए या नहीं किए। तो इन सारे पॉइंट को एक बार लास्ट मोमेंट के जरूर चेक कर लेना है ना। तो बस वही है कि आपका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई आपका स्कोर हर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, एंड 100 मार्क्स हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है आईक्यू में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना, किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, है ना। अगर आपका 100% मार्क्स स्कोर है तो वेल एंड गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, आपको सलाम है हमारा। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि आप जो है आसानी से 40+ मार्क्स के बारे में सोचे और उसको कैसे अचीव करना उस पर बात करें। तो कुछ चीजों को लास्ट 3 दिनों में क्या करना है, लास्ट 3 दिनों में क्या करना है, तो ये ध्यान रहे कि जो चीजें पहले से पढ़ाई गई हैं, जो चीजें
आपके पहले से क्लियर है, उन्हीं पर ज्यादा फोकस करना है। कोई भी री इन्वेंट नहीं करना, कोई नई थ्योरम, कोई नया रिजल्ट और कोई नया पार्ट नहीं पढ़ना, किसी नए टीचर्स को नहीं मिलना है, किसी नए टीचर की स्ट्रेटजी भी नहीं सुननी है ना। जो चीज आप जानते हैं, जिस पर फेथ करते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसी पर काम करने की जरूरत है ना। मिस्टेक नोटबुक है ना, मिस्टेक नोटबुक को आप प्रॉपर मेंटेन रखना है। सिलेक्टेड पीवाईक्यू जो आपको पहले भी बोला था, जो आपने पहले मार्क कर रखे थे क्वालिटी प्रॉब्लम से, उनको फिर से आपको ट्राई करना है। वो पॉइंट्स भी ध्यान रखना है कि यार कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस वजह से हमने इसको स्पेशल पीवाईक्यू में टिक किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, आइलर थ्योरम क्या होती है, आइलर टोशन फंक्शन क्या होता है, किस तरह की प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, उन सारी चीजों को ध्यान रखना है। और ध्यान ये भी रहे कि हम टाइम्ड प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। हम जितने क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं एक प्रॉपर टाइमर के साथ करें, तो एक टाइम कंस्टेंट जब ऐड होता है तो वहां से एक रियल टाइम सॉल्विंग हमारे अंदर जनरेट होती है। क्या नहीं करना भाई साहब, कोई नई बुक उठा के पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रैंडम कोई सोर्स मिल गया, वहां से टेढ़ी मेढ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए ना, भाई मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूं। 10 नए चैप्टर उठा लिए कि यार ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, एसओटी में डेप्थ में चलू जाऊंगा, सरकम सेंटर एंड सेंटर बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लूंगा। नहीं भाई, इन सारे रिजल्ट से कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन की तरफ आप मूव करेंगे, है ना। तो इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो करना है ऑलरेडी टेक है कि मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है, सिलेक्टेड पीवाईक्यू को रिविजिट करना है, आपको इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को यूज टू करना है कि इंपॉर्टेंट टेक्निक्स क्या थी, और उनकी भी प्रैक्टिस करनी है थ्रू प्रॉब्लम्स, थ्रू क्वालिटी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ चीजें हैं जिनको स्विच करना है आपको, है ना। न्यू टॉपिक ऑलरेडी मैंने आपको बोला ही है, न्यू टॉपिक पर हमारा स्ट्रिक्टली नो है, रैंडम प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करनी, कोई नई थ्योरी पर काम नहीं करना है, कोई नया क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। आपको मिस्टेक एनालिसिस, क्वालिटी पीवाईक्यू, टाइम प्रैक्टिस और स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, है ना, कि ये जो अगर आपके सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है ना, तो इसका डेफिनेटली मैसिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। आप एग्जाम्स की कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर पाते हैं। आफ्टर दैट कि जो आपने अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाई हुई है आईक्यूएम पर, तो आपको हर पॉइंट पर यह ध्यान देना है कि भाई हमसे ये मिस्टेक क्यों हुई है, क्योंकि अगर आप सेम टाइप की मिस्टेक रिपीटेडली करते रहते हैं तो एक आपकी आदत बन जाती है। उस आदत को ही मिनिमाइज करना, उसी को कट शॉर्ट करना है ना। जो नॉलेज पहले से है, जो हमने पहले से हार्डवर्क कर रखा है, उसी को हमको थोड़ा और स्मूथ, उसी को और शार्पिन करके हम इजिली 40 मार्क्स वाले बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो हर मिस्टेक पर थोड़ा सा रुक कर ध्यान देना है, यार ये मिस्टेक मेरे से क्यों हुई है, क्या हम किस तरह से इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते थे, है ना, और इसका करेक्ट आइडिया क्या होना चाहिए था। अगर ये मिस्टेक मेरे से हुई है तो इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते, किस तरह से हम इसमें मार्क्स गेन कर सकते थे, है ना। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे इस पे मार्क्स गेन करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों पर बच्चों ध्यान देने की जरूरत है ना, कि अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप 40+ मार्क्स अचीव कर पाएंगे, है ना। तो बच्चों 3 सितंबर को ऑल इंडिया लेवल पर एक अपना मेगा टेस्ट हो रहा है बच्चों। 12 आवर्स की विंडो दी गई है कि इन केस अगर बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल से थोड़ा लेट आते हैं, 3 बजे भी आते हैं, 4 बजे भी आते हैं, तो वो भी पेपर को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह हम लोग इसका रेगुलर डिस्कशन लेके आएंगे। तो देखिए टेस्ट विंडो क्या रखी गई, मॉर्निंग 9 AM टू 9 PM, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। 9 बजे तक अटेम्प्ट करने का मतलब है 6 बजे आपको पेपर में बैठना होगा, 6 से 9 भी पेपर अटेम्प्ट कर देंगे। पेपर की डेट नोट कर लीजिए, 3 सितंबर होगा और ऑल इंडिया मेगा टेस्ट, बहुत बड़े लेवल पर पार्टिसिपेशन होगा। तो जो मैंने आज स्ट्रेटजी यहां पर आपको बताई है, आप इस स्ट्रेटजी को उस पेपर में भी अप्लाई करके देखिएगा। तो देखिएगा कि अगर आप 35 तक मार्क्स तक पहुंच पा रहे थे, 30 मार्क्स तक पहुंच पा रहे थे, तो क्या अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करके आप इस पेपर में 40+ मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप इस QR कोड को स्कैन कर लें, इसके थ्रू आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसको फिल करके आप इसको इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों।
तो बस वही है कि हम लोग यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो इस टाइम 30 मार्क्स के आसपास अराउंड है, 30 प्लस स्कोर कर रहे हैं या 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं, वो एक माइनर सा चेंज अपने अंदर लेके आए कि उनको अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको अपनी स्ट्रेटजी में माइनर सा चेंज करने की जरूरत है। तो अगर वो इस तरह की स्ट्रेटजी चेंज करते हैं तो डेफिनेटली IIM 2026 में जीत आपकी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। ओके, बाय बाय।